modern lifestyle is a silent killer? मॉडर्न लाइफस्टाइल एक बहुत ही रिट्रोस्पेक्टिवली आई कैन एक्सप्लेन यू दैट Is our DNA to blame or our daily choices? हमारे जीन्स मिलियंस ऑफ इयर्स से अडेप्टेड था टू हैव अ फिजिकल एक्टिविटी इन देन इंडिया में जैसे लोग मानते हैं कि डॉक्टर्स हमें सीधा सर्जरी, बाईपास, एंजियोप्लास्टी यही सीधा सीधा यही बोल देते हैं कि यही करवा लो. वी डोंट बिलीव इन प्रिवेंशन वी बिलीव इन कॉम्प्लिकेशन बट जो पेशेंट है वो तो डॉक्टर के ऊपर पूरा 100% ट्रस्ट करता है, ब्लाइंड ट्रस्ट करता है. वी आर नॉट अ गॉड कि वी आंसर एवरीथिंग Of course, परफेक्ट कौन से ऐसे हार्ट अटैक के रेड फ्लैग्स हैं जो लोग इग्नोर करते हैं until it's too late? जैसे लोगों के माइंड में एक मिथ है कि चेस्ट पेन होता है लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन होता है वो ही हार्ट अटैक तो 20s एंड 30s में फुल बॉडी चेकअप कराना इज इट रियली वर्थ इट? आज के ज़माने में हम सब फिट दिखना चाहते हैं, सैलेड्स खाते हैं, जिम जाते हैं, एप्पल वॉच में हार्ट बीट ट्रैक करते हैं, बट फिर भी सडन हार्ट अटैक हो रहे हैं और वो भी 25, 30, 35 इयर्स के लोगों में. सो द क्वेश्चन इज, क्या मॉडर्न लाइफस्टाइल एक साइलेंट किलर बन गया है और इज इट इन अवर जीन्स? क्या स्ट्रेस ही सबसे बड़ा विलन है? टुडे वी हैव डॉक्टर संजय वघानी, जिनके पास 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है और हजारों लोगों की स्टोरीज. आज डॉक्टर संजय वघानी हमारे साथ कुछ अनफिल्टर्ड ट्रूथ शेयर करेंगे अबाउट हार्ट हेल्थ, मीथ एंड रेड फ्लैग्स और वो बातें जो डॉक्टर्स कभी भी ओपनली नहीं बताते. सो सीट बैक, हैव अ डीप ब्रीथ और इस हार्ट ओपनिंग कन्वर्जेशन का हिस्सा बनो, बिकॉज दिस एपिसोड माइट जस्ट सेव अ लाइफ, मे बी योर्स. वेलकम टू द शो डॉक्टर संजय वघानी. आपके पास ऑलमोस्ट 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है इन मेडिकल फील्ड एंड आपने रोज़ ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जो बिल्कुल फिट दिखते हैं, यंग होते हैं, इवन एक्टर्स, एथलीट्स एंड जिम गोअर्स जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, फिटनेस कॉन्सेप्ट होते हैं, बट स्टिल दे आर कोलैप्सिंग, दे आर सडनली कोलैप्सिंग एंड कार्डियक अरेस्ट होता है. तो ये क्या मेन रीज़न है इसके पीछे? पहले तो मैं बता दूं कि 20+ एक्सपीरियंस मतलब टोटल स्टडी पीरियड को इंक्लूड कर दे तो आई एंटर्ड इन एमबीबीएस इन 1997 ओके. when I completed my internship in 2004. So you can consider as a 20 plus experience. Second thing is कि जो young athletes होते हैं या healthy so called healthy individuals होते हैं सडन कोलैप्स होते हैं तो उसमें बहुत सारे etiology बहुत सारे रीजंस होते हैं. उसमें से एक रीज़न हार्ट अटैक है. मतलब सडन कार्डियक डेथ में बहुत सारे रीजंस होते हैं उसमें मेजोरिटी केसेस में एक्यूट हार्ट अटैक होता है. तो हार्ट अटैक में जो आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है और सडनली हार्ट स्टॉप हो जाता है दैट इज कॉल्ड एक्यूट हार्ट अटैक रिलेटेड सडन कार्डियक डेथ. तो वो एक रीज़न है. और दूसरा रीज़न है काफ़ी लोगों को जेनेटिक अबनॉर्मलिटीज़ होती है. जैसे हार्ट की वॉल होती है वो थिक होती है जेनेटिकली, उसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी हमारी लैंग्वेज में. एंड देन सडनली रिदमिया होता है, धड़कन इरेगुलर होती है, वो भी एक रीज़न है. काफ़ी लोगों को अनडायग्नोस कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होता है, काफ़ी लोगों को अनडायग्नोस एरिथमिया होता है, काफ़ी लोगों को अनडायग्नोस कार्डियोमायोपैथी होता है. सो ये सब रीजंस अनडायग्नोस होते हैं और यूजुअली दे आर एसिम्प्टोमेटिक, सिम्टम्स नहीं होते हैं और नॉर्मल प्ले करते हैं, नॉर्मल एथलीट टाइप प्ले करते हैं. बट सडनली एक्सेशन से कोई एक पॉइंट पे, वीक पॉइंट पे वो एग्जैगरेट होकर सडन कार्डियक डेथ होता है. जो हार्ट अटैक के अलावा जो रीज़न है वो मैंने डिस्कस किया, जिसमें डायग्नोसिस नहीं हुआ है, अदरवाइज इंडिविजुअल हेल्दी है, एथलीट है, लेकिन अदरवाइज उसके बॉडी में जेनेटिक या कोई भी अनडायग्नोस डिजीज है तो वो प्रेसिपिटेट होकर सडन कार्डियक डेथ होता है. वो एक पार्ट है. 90% केसेस में सडन कार्डियक डेथ की रीज़न है हार्ट अटैक. तो हार्ट अटैक में जो आर्टरी ब्लॉक होती है तो क्या होता है कि आर्टरी ब्लॉक होने का प्रोसेस जो होता है बहुत पहले से चालू हो जाता है. तो उसमें जो एथेरोस्क्लेरोटिक कोलेस्ट्रॉल जमा होता है आर्टरी में वो यूजुअली सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं चला जाता तब तक सिम्टम्स बिल्कुल नहीं देते. सो वो सपोज मान लो कि ब्लड सप्लाई जो जा रहा है उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं वो अप टू 90% या अप टू 80% जब तक नहीं चला जाता है तब तक वो सिम्टम्स नहीं देते. एंड द इंडिविजुअल इज प्लेइंग ऑल दी गेम्स, वो सारे एक्सर्शन कर सकते हैं, बहुत ही मतलब जिम कर सकते हैं, लेकिन वो जो नॉर्मल ब्लॉकेज होता होते है हाँ हैं, नॉर्मल हाँ. होते हैं.
वो सारे हैवी एक्सरशन भी कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कोई भी एक वीक मोमेंट पे कोई भी प्रेसिपिटेटिंग रीज़न की वजह से वहाँ पे जो माइनर ब्लॉकेज है उसमें सडन क्लॉट हो जाता है, ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर हो जाता है। जो सडन क्लॉट होता है, सडन ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है तो हार्ट अटैक आके सडन कार्डियक डेथ होता है। सो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपको बहुत मामूली प्रॉब्लम्स डिटेक्ट करना होता है तो अर्ली चेकअप इज़ एसेंशियल। हम्म, और अर्ली चेकअप किसको करना चाहिए, वो भी एक पर्टिकुलर सबसेट ऑफ पेशेंट्स या सबसेट ऑफ पर्सन्स होते हैं। जिसको फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग होती है उसको अर्ली चेकअप करना चाहिए। जिसको बॉडी में फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, जो स्मोकर होते हैं, जेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, ऐसे जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं जिसकी जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, उनको हम्म। अर्ली चेकअप करना चाहिए। दो दे आर इंडिविजुअल इज इसमें एज फैक्टर एसिम्टोमेटिक। मैटर करता है। एज फैक्टर मैटर करता है। एज फैक्टर यूजुअली गाइडलाइंस इसमें कोई पर्टिकुलर है नहीं, बट अगर आपको आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं तो आपको 30 के बाद यूजुअली रेगुलर चेकअप करना चाहिए आफ्टर 30। आफ्टर 30। और जो लोग हैं जिनको अंडर 30 के जो हैं, जैसे 20s में 25-30 ईयर्स के लोगों को भी जो सडन कार्डियक अरेस्ट आता है, तो इसका भी क्या यही सेम रीजन होता है? जो मैंने बोला कि हार्ट अटैक के अलावा जो रीजन है हम्म, वो एक स्क्रीन आउट करना पड़ता है। हम्म। तो उसमें क्या होता है, ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी, जेनेटिक्स हाँ भी हो जाता जेनेटिक्स, है। वो सब देखने के लिए ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी ये दोनों इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस है जो चेक करना पड़ता है। काफ़ी लोगों को फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया भी होता है हम्म, जो जेनेटिक ही बोल सकते हैं, यू कैन से। सो ऐसे लोगों को भी अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं लेस देन 30 में। हम्म, तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा कि जिसकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है सडन कार्डियक डेथ की, उसको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। उसको बिकॉज वो जेनेटिक भी हो जेनेटिक सकता है है। तो उनको सबको 20 से चेकअप करना चालू 20 कर से। देना चाहिए। ओके। बिकॉज मेरे पास केसेस आते हैं जो इसमें मैंने यंगेस्ट हार्ट अटैक ट्रीट किया हो 19 ईयर्स। ओके। And that 19 guy, इयर्स, वेरी यंग। somehow we save him, but after 1 year of survival, because his heart was permanently damaged when he reached to the hospital, because he came from the interior of, I mean, from the outskirt, near a town near to Dankleshwar. So when he reached, his heart was completely damaged. Still we save him, but after 1 year of survival, he died suddenly because of damaged heart. वेरी शॉकिंग। Very sure. So in that case, we couldn't find any particular reasons. His family was healthy. His father was it was not a genetic not a issue. genetic. Somehow he was an engineering student, Okay. diploma engineering student, and he was completely healthy before that. And he was about to give exam, and suddenly that happened. And particularly according to his body structure, he was not very unhealthy kind of person. He was not a smoker. So in such cases, like rare cases, like you can say 1% of cases, we couldn't find even a reason also. So today's experience, आज का ही एक एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं। आज मेरे पास एक पेशेंट आया था, ही वॉज अराउंड 55-60 ईयर मेल। उसका मैंने एंजियोप्लास्टी किया था 2 बार 5 साल पहले। ओके। तो आज मेरे पास इसलिए आया था कि ही वॉज वेरी मच स्ट्रेस्ड आउट, बिकॉज उसका एक बेटा 31 ईयर की एज में सडन कार्डियक डेथ में एक्सपायर्ड हो गया रिसेंटली 15 डेज बैक। सो ही वॉज वेरी Okay. मच इमोशनली डिस्टर्ब। तो मैंने पूछा उसको, फिर मैंने उनका भी हिस्ट्री था, उनके बेटे को भी सडन कार्डियक डेथ था। उसका बेटा हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया। मैंने कहा आपके कितने बेटे हैं? तो बोले 2 और हैं। मैंने कहा दोनों को मेरे पास लेके आओ, दोनों का चेकअप करना पड़ेगा। सो दैट्स हाउ यू कैन स्क्रीन आउट द फैमिलीज। सो दैट्स हाउ वी कैन प्रिवेंट दैट तो ये दोस काइंड ऑफ पहले सडन से कार्डियक डेथ। पता चल सकता है। ऑब्वियसली अगर सपोज मान लो कि किसी के फैमिली में हार्ट अटैक नहीं है तो ज़्यादा पता नहीं चल सकता, बट डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को थोड़ा कॉशियस रहना पड़ता है। और जो फैमिली में हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, ये दिस रन्स इन फैमिली ऑल्सो, फैमिलीज ऑल्सो। लाइक सपोज मेरे घर में मैं अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ तो मेरे बेटे को पता ही नहीं चलेगा कि एक्सरसाइज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल। करेक्ट। सो उसको अप टू, आई मीन, जब तक उसकी बॉडी में रोग या डिजीज सर्टन लेवल तक प्रोग्रेस नहीं कर जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ essential part of the lifestyle. So that's how you can say it is a familial thing. Healthy lifestyle is also familial thing. बट डू यू थिंक कि मॉडर्न लाइफस्टाइल इज अ साइलेंट किलर? Definitely it is a silent killer. Modern lifestyle एक बहुत ही रिट्रोस्पेक्टिवली आई कैन एक्सप्लेन यू दैट कि जब हमारा जेनेटिक इवोल्यूशन हुआ था, जैसे हमारा होमो सेपियंस से लेके हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
So that takes millions of years. Okay. So now you go back to 100 years back. Hmm. So before the industrialization, before the modernization, before the urbanization. So what was our lifestyle? We eat everything, Hmm. but we work out hard. We Correct. work in farm. Hmm. We don't have abundance of food. We don't have internet. So at that time, we have to work hard to get food. So फूड की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी और सामने उसको पाने का स्ट्रगल बहुत था. Hmm. सो आपका फिजिकल एक्टिविटी इतना हो जाता था कि आपका कैलोरी सरप्लस होता ही नहीं था बॉडी. Hmm. ठीक है, तो हमारा जीन्स मिलियंस बहुत ऑफ फिजिकल एक्टिव थे. हाँ मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारा जीन ऐसे इवॉल्व हुआ था. Hmm. तो सडनली लास्ट के 100 ईयर्स में हमने सडन एक्सपोजर दिया जीन्स को कि आप बैठे बैठे खाओ, Hmm. आपको सब अवेलेबल है, प्रोसेस फूड खाओ, पका पकाया जो पैकिंग वाला है वो खाओ, आपको फिजिकल एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं, आपके पास कार है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है. सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग. सो हमारे जीन्स को वो एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज हमारे जीन्स मिलियंस ऑफ ईयर्स से अडेप्टेड था टू हैव अ फिजिकल एक्टिविटी एंड देन ईट. सडनली आपको बैठे बैठे खाने का जो जीन्स को हम दे रहे हैं तो जीन्स बिकम हॉस्टाइल. तो उनको अडेप्टेबल नहीं है, वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया है. दैट्स हाउ आवर हार्ट डिजीज आर इंक्रीजिंग. सो इज अवर डीएनए टू ब्लेम और अवर डेली चॉइसेस? हमें पूरा सारी चीज़ें हमारे डीएनए को ही हमें ब्लेम करना चाहिए कि इसी वजह से जो सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, क्या इसी वजह से हो रहे हैं? देखो अभी आप डीएनए को ब्लेम कर सकते हो. तो अकॉर्डिंग कंपेयर टू द वेस्टर्नर्स और साउथ ईस्ट एशिया जीन्स आर मोर प्रोन टू हैव हार्ट डिजीज. नॉट ओनली हार्ट डिजीज, डायबिटीज एंड कैंसर एंड ऑल दिस थिंग्स सब कुछ ज़्यादा है हमारे यहाँ पे कंपेयर टू वेस्टर्नर्स. यस. सो समहाउ वी कैन ब्लेम टू डीएनए बट जेनेटिक्स होता है, उसके ऊपर एक एपिजेनेटिक्स होता है जो थोड़ा साइंटिफिकली डिस्कस करें तो हम. तो एपिजेनेटिक्स क्या होता है? वो सिग्नल देते हैं जेनेटिक्स को, और वो डीएनए और जेनेटिक्स हमारा वैसे काम करता है जैसे एपिजेनेटिक्स ऑर्डर करता है या सिग्नल देता है. तो एपिजेनेटिक्स है दैट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ओके. सो जो एक्सटर्नल फैक्टर है जो हम ऐड करते हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से एपिजेनेटिक्स चेंज होता है. सो डीएनए बैकग्राउंड में अगर खराब है तो हमको बाहर से सिग्नल या बाहर से एटमॉस्फेयर या बाहर से एनवायरमेंटल रीजंस नहीं देने हैं ताकि डीएनए और खराब हो जाए. करेक्ट. सो समहाउ वी कैन से डीएनए इज बैड. सो अगर डीएनए बैड है तो वी हैव टू बी मोर कॉशियस ताकि एपिजेनेटिक्स या एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसके ऊपर हावी ना हो जाए और ज़्यादा खराब ना. सो स्टेटिन्स के ओवर प्रिस्क्रिप्शन पर काफ़ी ग्लोबल डिबेट है, तो आपका इस पे प्रोफेशनल ओपिनियन क्या है? देखो स्टेटिन्स का जो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस अगर हम बोले तो जो भी गाइडलाइंस हमारा है अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटिन्स तो लेना ही पड़ेगा बिकॉज उसका बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स है. जैसे मान लो कि उसको कोलेस्ट्रॉल के ऊपर खाली इफेक्ट वाला पार्ट देखेंगे, जैसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, तो उसके ऊपर अगर बात करेंगे तो ओवर प्रिस्क्रिप्शन है. बट अगर मान लो कि किसी को हार्ट डिजीज़ के कोई पर्सन हार्ट डिजीज़ प्रोन है या जिसको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुका है या कोई किसी को माइनर भी ब्लॉकेज है, तो उसके ऊपर स्टेटिन का जो पॉजिटिव इफेक्ट है इट इज़ नॉट ओनली टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल बट टू स्मूदन द आर्टरीज ऑल्सो. ओके. सो स्टेटिन का बेनिफिशियल इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के अलावा काफ़ी सारे होते हैं जो कम्प्लीटली क्लिनिकल डिसीजंस होता है. तो क्लिनिशियंस को अगर लगता है कि दिस पर्टिकुलर पर्सन विल बी बेनिफिटेड बाय द स्टेटिन देन वी हैव टू टेक स्टेटिन. बट कभी कभी ओवर प्रिस्क्रिप्शन इसलिए होता है कि डिटेल एनालिसिस के बिना ही प्रिस्क्रिप्शन चला जाता है. जैसे मान लो कि हम लोग ऐसे पर मेरा एग्जांपल दूँ तो मैं कैसे जज करता हूँ कि पर्सन को कोलेस्ट्रॉल थोड़ा ज़्यादा आया, कुछ हद तक देखता हूँ कि इसको फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया नहीं है, उसकी बॉडी में और कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ही इज़ अ पर्टिकुलरली हेल्दी पर्सन, फिजिकली एक्टिव है, कोई ऐब नहीं है, स्मोकिंग नहीं है, टोबैको नहीं है, वो एक्सरसाइज रेगुलर कर रहा है, उसकी फैमिली में किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, वो पर्सन पर्टिकुलर डायबिटीज ब्लड प्रेशर नहीं है, उसको मैं ट्रायल देता हूँ लाइफस्टाइल पे. बिकॉज अगर उसको मैं 1 साल या 6 महीना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ट्रायल दे भी दूँ तो दूसरे रिस्क फैक्टर बॉडी में नहीं है कि ताकि वो बिना स्टेटिन की वजह से उसको कुछ हो जाए. सो यू हैव टू जज बाय दी सो मेनी फैक्टर्स कि कौन से पेशेंट्स को स्टेटिन का बेनिफिट मिलने वाला है कि नहीं मिलने. पर इसके ऊपर इतना डिबेट क्यों है? इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं जिसके लिए?
स्टेटिन का इतना कोई भी मेडिसिन हो, उसका साइड इफेक्ट का परसेंटेज होता ही है, 1 to 2% केसेस में साइड इफेक्ट देता ही है। हम्म, सो पर्टिकुलरली स्टेटिन की साइड इफेक्ट की बात करूँ तो मसल पेन करता है, मायल्जिया करता है, कभी कभी मायोपैथी करता है। मायोपैथी ओके। और मायल्जिया में फ़र्क क्या है? मायल्जिया मतलब खाली मसल का पेन होता है, मायोपैथी मतलब मसल डैमेज होता है। हम्म। ठीक है। एंड सेकंड साइड इफेक्ट इज लिवर पे थोड़ा सा साइड इफेक्ट आता है। बट अच्छा। लिवर डिजीज का आज तक मैं मायल्जिया या मायोपैथी के केसेस देखे हैं स्टेटिन की वजह से, बट लिवर फेलर वाले केसेस मैंने आज तक नॉट मैंने नहीं देखे हैं, बहुत रेयरली होता है वो। सो अगर रिस्क बेनिफिट रेशियो कोई भी एलोपैथी मेडिसिन का, हम लोग क्या करते हैं, रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट उसको कोई पर्टिकुलर पर्सन को देना है तो उसको उसका बेनिफिट कितना परसेंट मिलने वाला है और रिस्क कितना है। हम्म, तो अगर रिस्क बेनिफिट रेशियो इज 99% इज इक्वल टू 1% होता है तो डेफिनेटली देना चाहिए, बिकॉज उसको 99% तो बेनिफिट मिलने ही वाला है, 1% रिस्क है। साइड ओके। इफेक्ट सबका होता है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर इंडिकेशन है उसको देना ही है तो साइड इफेक्ट की डर की वजह से स्टेटिन नहीं देना इज नॉट अ वाइज डिसीजन। हम्म, जैसे हम रोड क्रॉस करने की टाइम पे एक्सीडेंट के चांसेस जो रहते हैं, तो हम्म, उसका मतलब ये नहीं होता है हम रोड क्रॉस नहीं करते, बिकॉज रोड क्रॉस करना इज अ बेनिफिशियल इफेक्ट फॉर अस, ऑफ कोर्स। एक्सीडेंट इज अ साइड इफेक्ट फॉर अस। हम्म, So that is the accidental things. So many things are there to have a side effect also. उसमें भी genetics matter करता है साइड इफेक्ट देने में। कुछ कुछ लोगों को मिनिमल डोज से भी साइड इफेक्ट आता है, कुछ कुछ लोगों को हाई डोज में भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो उसमें भी जेनेटिक फैक्टर मैटर करता है। अगर माइल्जिया की बात करूँ तो स्टेटिन इंड्यूस माइल्जिया इज वेरी कॉमन। हम्म, हमारे पेशेंट में सब में कुछ न कुछ मसल पेन होता रहता है, बट हम्म, द रीज़न इज उसके मसल की क्वालिटी ही वीक होती है। हमारे इंडियंस पेशेंट्स में मसल क्वालिटी बहुत वीक है, उसके बहुत सारे रीजंस है, आई कैन डिस्कस दैट। कि एक्सरसाइज नहीं करना, हम्म, दूसरा प्रोटीन इंटेक वेरी लेस, कार्बोहाइड्रेट डाइट है हमारा प्रिडोमिनेंटली, हम्म, तो मसल क्वालिटी चाइल्डहुड से ही वीक है। हम्म, और इसका इफेक्ट मसल पे प्रिडोमिनेंटली होता है, तो अगर स्टेटिन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका पहला कंप्लेन मसल पेन ही होता है। हम्म। सो दैट इज अ तो साइड हमें इफेक्ट। ज़्यादा हमारे डाइट में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखना चाहिए। डेफिनेटली प्रोटीन इंटेक, और यू हैव टू स्ट्रेंथन द मसल। हम्म, पर्टिकुलरली स्मॉल मसल इफेक्ट होता है, स्टेटिन देते हैं तो स्मॉल मसल्स जो होते हैं उसमें पेन होता ही है सबका। तो उसका अल्टरनेटिव अगर इंडिकेशन है उसको स्टेटिन लेने का, हार्ट की साइड से बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, तो स्टेटिन बंद करना इज नॉट अ वाइज डिसीजन, हम्म, बिकॉज उसको हार्ट को बचाना है। तो उसका अल्टरनेटिव ये है कि आप मसल को स्ट्रेंथ बढ़ाओ या डाइट में प्रोटीन बढ़ाओ, दोनों। हम्म। ठीक है। तो साइड इफेक्ट तो सबका होता है, लेकिन रिस्क बेनिफिट रेशियो देखना पड़ता अच्छा। और अभी इंडिया में जैसे लोग मानते हैं कि डॉक्टर्स हमें सीधा सर्जरी, बाईपास, एंजियोप्लास्टी यही सीधा सीधा यही बोल देते हैं कि यही करवा लो। बट आपको लगता है कि कोई पहले लाइफस्टाइल चेंजेस ट्राई करना चाहिए या सीधा सर्जरी का जो डॉक्टर्स ओपिनियन देते हैं ये फर्स्ट होना चाहिए या लास्ट होना चाहिए? है। देखो उसमें पेशेंट्स का जो एटीट्यूड होता है हेल्थ के प्रति, वो बहुत मैटर करता है। हम्म, जैसे आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ तो दे मोर बिलीव इन प्रिवेंशन, और हमारे यहाँ पे प्रिवेंशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। वी डोंट बिलीव इन प्रिवेंशन, वी बिलीव इन कॉम्प्लिकेशन। जैसे मान लो कि अगर डिजीज़ का कोई पैटर्न एनालाइज करो तो एक प्रिवेंशन होता है, हम्म, एक डायग्नोसिस होता है, एक ट्रीटमेंट होता है, और लास्ट में एक कॉम्प्लिकेशन होता है, हम्म, फिर एंड में तो डेथ हो जाता है। बट हम्म। तो हम्म, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, ये तीनों स्टेज बाईपास करके ही पेशेंट आते हैं। हम्म, आप समझो, अगर ये तीनों स्टेज में पेशेंट आ जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज इज लाइफस्टाइल, आई टोल्ड यू ना। अगर पेशेंट को कोई रिस्पेक्टर नहीं है और थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आता है तो आई सजेस्ट लाइफस्टाइल ओनली। हम्म, बट अगर आप ट्रीटमेंट वाला स्टेज या कॉम्प्लिकेशन वाले फेज में आओगे, जैसे मान लो कि हार्ट की नसों में कोलेस्ट्रॉल जमना इज अ प्रिवेंटिव स्टेज। वैसे तो आपको उससे भी आगे एक प्रिमोडियल प्रिवेंशन करके आता है, आपको जमने ही नहीं देना है कोलेस्ट्रॉल, हम्म। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना ही नहीं। दैट इज व्हाट इज लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इज नॉट दैट कि आपको ब्लॉकेज आने के बाद आप लाइफस्टाइल ट्राई करो, रिट्रोस्पेक्टिवली यू करेक्ट। कान गो। हम्म, आपको पहले से आपके अपने आप को प्रिवेंटिव स्टेज में लाना है। अगर आप हार्ट अटैक के साथ आओगे और ब्लॉकेज 90+ है, क्लॉट है, हार्ट डैमेज हो रहा है, एट दैट टाइम यू कैन नॉट सजेस्ट आप पहले डाइट करो ट्राई, आप पहले ये ट्राई करो, एक्सरसाइज करो, उसका हार्ट परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। जैसे मैंने वो लड़के का एक्सपीरियंस दिया, हम्म। एग्जाम्पल हाँ। दिया।
वो कॉम्प्लिकेशन फेज में आया, उसका हम्म, हार्ट डैमेज हो रहा था। अगर वो टाइम पे आप ऐसे बोलोगे कि आप लाइफस्टाइल तय करो, तो वो 1 घंटे में या 12 घंटे में मर जाएगा। हम्म, सो मेजोरिटी ऑफ इंडियन एटीट्यूड इज लाइक दैट ओनली, कि आप प्रिवेंशन स्टेज को एसेस नहीं करते हो, डायग्नोसिस को एसेस नहीं करते हो, और सीधा कॉम्प्लिकेशन फेज पे आते हैं। सो बट आपको लगता है कि इंडिया में ये चीज़ें भी होती हैं कि डॉक्टर सर्जरी के एडवाइस देते हैं बिकॉज ऑफ, चाहे आप मनी मैटर ले लो या कोई भी एक्स वाई जेड रीजन हाँ, से। उसका आंसर मैं ऐसे देना चाहूँगा कि आपका प्रोफेशन क्या है। जैसे मान लो आपका सोशल मीडिया या जो भी है पॉडकास्ट एंटरप्रेन्योर। वाला, सो आप 100 पॉडकास्ट वाले ले लो, हम्म, उसमें से सारे 100% ऑनेस्ट है? नहीं है ना। हम्म, सो इट इज़ अ प्रोफेशन, प्रोफेशन इज नॉट बैड। आप पॉडकास्ट को ब्लेम नहीं कर सकते, आप पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग को ब्लेम करो। करेक्ट। ठीक है। सो कोई प्रोफेशन होता है वो खराब दो नहीं चार होता लोगों है। के लिए पूरे हाँ, इंटायर फील्ड को ब्लेम नहीं कर आप सकते। बिल्डर का एसोसिएशन ले लो, तो सारे बिल्डर सेम तो नहीं होते। सो कंस्ट्रक्शन करना इज नॉट अ बैड, बट जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका ह्यूमन वैल्यूज क्या है, वो मैटर करता बट आपको लगता है कि ऐसा होता है है। होता है, जिनको डेफिनेटली सर्जरी की होता है। जरूरत नहीं होती उन्हें भी सर्जरी बोलते सो दैट उनका एक बढ़ सके कि ओके हमने इतने लोगों की सर्जरी किया डेफिनेटली है होता या है, फिर मैं ना नहीं बोल अ, रहा हूँ, आई 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 पैसे एम नॉट कमाने के लिए। रिफ्यूजिंग दैट। बट वो उसकी उसका ब्लेम आप एंजियोप्लास्टी को नहीं दे सकते ऑफ या कोर्स बाईपास को नॉट, नहीं दे ऑफ कोर्स सकते, नॉट। बट पर्टिकुलर पर्सन को ब्लेम देना है। सो हम्म, आउट ऑफ 10 एक पर्सन ऐसा होगा हम्म, जो ओवर ट्रीट करता होगा। इट डिपेंड्स। डिपेंड्स। अभी मान लो कि लोगों के माइंड में ऐसा है कि 50% लोग अच्छे हैं, 50% नहीं। तो मैं बोलता हूँ 10%, 90%, वो रेशियो है। तो बाकी के बीच में लोगों के माइंड में और एज ए मेडिकल प्रोफेशनल मेरे माइंड में जो रेशियो है, उसमें जो 40% का गैप है, वो क्या है पता है? बिकॉज ऑफ ग्रे जोन ऑफ मेडिकल साइंस। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रे जोन में आते हैं, जिसमें ऐसा कंफ्यूजन रहता है, जहाँ पे मेडिकल साइंस प्रॉपरली आंसर नहीं कर रहा है। बिकॉज वी आर नॉट अ गॉड कि वी आंसर एवरीथिंग ऑफ कोर्स, परफेक्टली। ऑफ कोर्स। सो मेनी थिंग्स आर दैट विच इज अंडर रिसर्च। जैसे हमने ये माइक बनाया, तो माइक तो एग्जिस्ट करता ही था। हमने इन्वोल्यूशन, ये जो रिसर्च, ऐसा नहीं कि हमने बनाया है, ये तो एग्जिस्ट करता था। मेटल एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन करके हमने कुछ ना कुछ डिस्कवर नया किया। बनाया, डिस्कवर किया है। तो कुछ साइंस तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिस्कवर करना पड़ता है, वो ह्यूमन बीइंग ने किया। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन हमको पता नहीं है। बट जो पेशेंट है वो तो डॉक्टर के ऊपर पूरा 100% ट्रस्ट करता है, ब्लाइंड ट्रस्ट करता है कि आप मुझे ट्रीट करो। तो अगर डॉक्टर कोई ये कर रहा है कि जैसे पैसे के लालच में आकर वो कर रहा है, डॉक्टर ग्रेडी बन रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रियल इशू क्या है? हम कैसे डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करें? उसके लिए तो आपको पहले से ही होमवर्क थोड़ा करना पड़ेगा। हम्म, कि सपोज मान लो, देखो पहली बात तो ये है कि जो आप ग्रे जोन को अगर ग्रीड बोल रहे हो, तो ग्रे जोन ग्रीड नहीं है। हम्म, जैसे 40% ग्रे जोन आता है, 50% तो सबको पता रहता है कि ये 50% लोग तो अच्छे हैं। हम्म, बाकी के 50% में कुछ कन्फ्यूजन्स रहता है। हम्म, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पर्टिकुलर पर्सन ऑल द टाइम्स ही वॉज अ रॉन्ग, बट द 40% ग्रे जोन है, वो ग्रे जोन है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। उसमें मेडिकल साइंस वहाँ तक पहुँचा नहीं है, इसलिए ग्रे जोन है। बाकी के 10% आपको रिकॉग्नाइज करने पड़ेंगे कि ये 10% ऐसे है कि जहाँ पे हमको नहीं जाना है। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन आई कैन आंसर। कौन से ऐसे हार्ट अटैक के रेड फ्लैग्स हैं जो लोग इग्नोर करते हैं अंटिल इट्स टू लेट? पर्टिकुलरली हार्ट डिजीज में बहुत वेग सिम्टम्स होते हैं। जैसे लोगों के माइंड में एक मिथ है कि चेस्ट पेन होता है, लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन होता है, हम्म, तो ही हार्ट अटैक है। बट कभी कभी क्या होता है, हार्ट अटैक के साइन सिम्टम्स चेस्ट पेन के रूप में प्रेजेंट नहीं होते। कुछ कुछ लोगों को एसिडिटी टाइप सिम्टम्स होते हैं। ओके। यूजुअली मैंने मेरी आज तक की प्रैक्टिस में जो भी सडन कार्डियक डेथ या लेट प्रेजेंटेशन हुआ है, कॉम्प्लिकेशन हो चुका है, वैसी सिचुएशन में उसको वार्निंग के रूप में एसिडिटी ही होता है। अच्छा। सो बेसिक डिफरेंशिएशन बिटवीन एसिडिटी और हार्ट अटैक करना बहुत ज़रूरी है, और रेड फ्लैग बोल सकता हूँ मैं। एसिडिटी होता है तो सबको एसिडिटी मत समझो। हम्म, कि एसिडिटी अगर मान लो, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, एसिडिटी होता है, इनो ले लिया या कोई भी छोटा मोटा उपचार कर लिया, हम्म, उसके बाद भी सिम्टम अगर रिलीफ नहीं होते हैं, तो यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। हम्म,
दूसरा है कि तुरंत चेकअप करवा लेना हाँ, चाहिए। चेकअप तुरंत। एक ईसीजी सिंपल टेस्ट होता है, वो हार्ट अटैक का हम्म, सिंपल डिटेक्शन वाला सालों से चला आ रहा है, वही स्टैंडर्ड है। हम्म, दूसरा है, कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स को राइट साइडेड चेस्ट पेन होता है, हम्म, लेफ्ट साइड नहीं होता है, तो हम्म, माइंड में ये रहता है कि लेफ्ट साइडेड अगर चेस्ट पेन होता है तो ही हार्ट हार्ट डिजीज हो सकता है, राइट में तो हार्ट होता ही नहीं है, हम्म, बट दैट इज नॉट ट्रू। ओके, हाँ, चेस्ट मतलब हार्ट डिजीज का जो भी सिम्टम्स है या हार्ट अटैक का जो भी सिम्टम्स है, वो अम्बिलिकस से लेके ईयर लोब्यूल तक कहीं पे भी हो सकता है, आगे पीछे, राइट लेफ्ट। ओके। कभी कभी राइट आर्म पेन भी हो बैक सकता है। शोल्डर भी हो सकते हैं। एज एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि पर्टिकुलरली 2 दिन पहले मैंने एक एंजियोप्लास्टी किया था, उसको जो ब्लॉकेज था उसके सिम्टम्स ये थी कि वो चलते थे तो दांत में ऐसे, जो बोलते हैं ना कड़े, वैसा सिम्टम्स आ रहे थे। ओके, सो दैट इज नो अदर सिम्टम्स, नो चेस्ट पेन, नो आर्म पेन, नो पर्सपिरेशन, नथिंग। जस्ट उसको यहाँ पे थोड़ा सा पेन आता था, और जॉ पेन जो बोलते तो उनको भी हैं, हाँ, ओके, उनको वो ब्लॉकेज का सिम्टम। अच्छा। सो एक बात ये बोल सकते हैं कि ईयर लोब्यूल्स, मतलब बॉडी में कुछ भी होता है तो तुरंत चेकअप कराओ। चेकअप कराना चाहिए। ईयर लोब्यूल से लेके अम्बिलिकस तक, आगे पीछे, या जॉ पेन, या राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, या कहीं पे भी कुछ भी सिम्टम आता है, और वो अगर चलने से या एक्सरशन करने से बढ़ जाता है, दैट इज रिलेटेड टू हार्ट। एक हम्म, सिंपल सा सेंटेंस है, चलने से जो बढ़ जाता है वो हार्ट का हो सकता है, चाहे वो चेस्ट पेन हो, चाहे वो पर्सपिरेशन हो, चाहे वो एसिडिटी टाइप सिम्टम हो, चाहे पाल्पिटेशन हो, या चाहे फटीग हो, या स्वेटिंग हो, कुछ भी हो, चलने से अगर बढ़ता है तो यू हैव टू चेक योर हार्ट। सो 20s एंड 30s में फुल बॉडी चेकअप कराना, इज इट रियली वर्थ इट कि इससे रिस्क डिटेक्ट हो सकता है? आई वुड से 20s और 30s, 20s और 30s दोनों अलग सबसेट होते हैं। 30s में डेफिनेटली कराना चाहिए, बिकॉज मैंने बोला कि बहुत सारे एग्जांपल्स है जो 30s में हार्ट अटैक या ब्लड प्रेशर या डायबिटीज डिटेक्ट कर होते हैं। 20s में जो फ्यूचर में हार्ट अटैक आने वाला है उसमें भी इसी में कुछ साइंस शो होता है कि फ्यूचर में आ नहीं, सकता है? ईसीजी कान डिटेक्ट फ्यूचर। ओके, ईसीजी अगर ऑनगोइंग हार्ट अटैक है, वो ही डिटेक्ट कर वही डिटेक्ट सकता है। करेगा। सपोज मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि हार्ट अटैक हो गया तो बोलते हैं कि 15 दिन पहले मैंने ईसीजी कराया था, नॉर्मल था, तो वो नॉर्मल ही आने वाला है जब तक तो हार्ट क्या अटैक। एग्जामिन करवाना चाहिए, मतलब क्या टेस्ट कराना चाहिए? एक तो पहले खुद की बॉडी को समझो, हम्म, कि मैंने बोला कि वो सिम्टम आए तो आपको देखना है, वो हम्म, रहे सिम्टम्स, डिजीज के सिम्टम्स, लेकिन आप रिस्क फैक्टर को समझो। ओके, आपकी बॉडी में कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, जेनेटिक है, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, आपका बीपी ज़्यादा आ रहा है, आपको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज स्टेज में हो, आप इंसुलिन रेजिस्टेंस में हो, कोलेस्ट्रॉल चेक करो, कोलेस्ट्रॉल हम्म, ज़्यादा है, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, आपका स्मोकिंग है, आपका फूड हैबिट्स बहुत खराब है, जैसे मान लो कुछ जंक लोग फूड होते हैं कि चलते हैं। वीक में 3 दिन बाहर का खाते हैं, या हम्म, पैकिंग वाला खाते हैं, या प्रोसेस फूड खाते हैं, तो ऐसा अगर हैबिट चाइल्डहुड से है, दे आर मोर प्रोन। तो 20 साल के बाद तो वो इतना एक्यूमुलेट तो रिस्पेक्टर हो ही जाएगा बॉडी में कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा। जैसे हम्म, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम तो आजकल बहुत ही यंग एज में आ रहा है। हम्म। सो वो सब अगर आप अपने आप को ही पूछो ना कि आप कैसे आपने जी रहे ये हो। जो एक बताया आपने कि ब्लड प्रेशर का जो इश्यू आ रहा है, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स में भी आ रहा है, हाँ, उनको भी 160 100 चल रहा है। तो क्या ऐसा कुछ गवर्नमेंट को लेके आना चाहिए कि हर एक कॉलेज में, स्कूल्स में भी टेस्ट कराया जाए? बिकॉज जो आप जो बता रहे हो कि जो ब्लड प्रेशर है इनका तो यंगस्टर्स में, टीनेजर में भी ये इशू चल रहा है कि इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। यस डेफिनेटली। अभी मैं लास्ट 5 साल की प्रैक्टिस में देखूँ ना, तो ब्लड प्रेशर बहुत यंग एज में डिटेक्ट होने लगा है। हम्म, इवन मेडिकल प्रोफेशनल, जैसे बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं। अच्छा, सो मेडिकल प्रोफेशनल में भी हुए, उसमें बहुत सारे रीजंस है, तो हमको चेकअप तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक ऐसा साइलेंट डिजीज है कि जिसमें आप जब तक ब्लड प्रेशर मेजर नहीं करते हैं पता ही नहीं चलता है, वो सिम्टम्स नहीं देता है। वो सिम्टम्स 90% केसेस में वो सिम्टम्स नहीं देता है, 10% केसेस में ही सिम्टम्स देता है। तो वो 90% तो अनडायग्नोस रहते हैं। तो टीनेजर में या कॉलेज में ब्लड प्रेशर मेजर करना इज नॉट अ बिग थिंग, हम्म, एंड इट इज़ नॉट अ कॉस्टली इवन। ऑफ कोर्स, सो इट इज़ वेरी सिंपल थिंग्स। तो ऐसा स्क्रीनिंग लाइफ में एक बार तो करना होना ही चाहिए कि चाहिए। टीनेजर की तरफ, मतलब टीनेजर की एज से ही ब्लड प्रेशर हम्म, मेजरमेंट एंड शुगर मेजरमेंट्स वो सब करना, आई थिंक इट इज़ अ वाइज डिसीजन टू स्टार्ट नाउ।
और सेकंड मैटर मैं बोलना चाहूँगा कि जो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बोलो ब्लड प्रेशर रिलेटेड है कि हमारा जब से इवोल्यूशन बॉडी का हुआ है तब से हमारा किडनी का कैपेसिटी वो 4 ग्राम सॉल्ट एब्जॉर्ब करने का ही है। अभी आप खुद देखो कि हमारे 24 आवर्स के डाइट में कितना ग्राम सॉल्ट जाता है। वेरी मच। हाँ, इट्स नेवर बीन अ 4 ग्राम, इट्स मोर देन दैट, एवरीबडी इंक्लूडिंग मी आई थिंक। सो हम लोग अचार पापड़ लेते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा सॉल्ट। अब दाल या सब्जी में जो सॉल्ट डालते हैं वो भी, उसको भी कैलकुलेट करोगे तो भी 4 ग्राम से ज्यादा ही हो जाएगा। ऊपर से आप अचार पापड़ लेते बिल्कुल। हैं, और जितने भी पैकिंग वाले फूड है सब में सॉल्ट होता ही है। आजकल लोग सोशल मीडिया के टाइम में मतलब पहले के ज़माने में जहाँ पे लोग जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठना प्रेफ़र करते थे। आजकल लोग बहुत ही लेट नाइट तक जगते हैं। ये स्टडी में भी आया है कंपेयर टू पहले मतलब आज से 50 साल पहले और आज लोग लेट नाइट वर्क करते हैं, लेट नाइट सोते तो क्या हमारा जो स्लीप पैटर्न है, लैक ऑफ स्लीप है, ये अफ़ेक्ट करता है हार्ट डिज़ीज़ में? यस, डेफिनेटली लैक ऑफ स्लीप या फिर पुअर क्वालिटी स्लीप, हुँ, तो उसकी वजह से काफ़ी नॉट ओनली हार्ट, बहुत सारे फैक्टर्स है जो पूरी बॉडी को डिरेंज कर देते हैं। भगवान ने हमारे लिए स्लीप दिया है बॉडी को जो बोलते हैं रीबूस्ट करने के लिए। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, सबके लिए स्लीप है, हुँ, सबको स्लीप दिया है। बिल्कुल। हमारे और एनिमल के बीच में एक कॉमन जो लिंक है वो स्लीप ही है, हुँ, आप बता सकते हैं ऐसा। तो स्लीप इज़ वेरी मच एसेंशियल। तो अगर उसमें टाइम कम होता है या क्वालिटी ऑफ स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं। और रादर देन आई कैन से पूरी बॉडी में जितने भी डिजीज़ है सब में एग्रेवेशन होता है अगर स्लीप कम होता है तो। और स्लीप को हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हुँ। बाकी सारी चीज़ें जैसे मैं आप बोल रहे थे कि इतने हेल्दी लोगों को हार्ट अटैक क्यों होता है, तो उसकी लाइफ़स्टाइल अगर देखो तो उसकी स्लीप वन ऑफ द रीज़न ये वन भी ऑफ द हो रीज़न सकता मे बी है। वी हैव हुँ, नॉट डिग इट आउट। हुँ। सो उसको अगर ज़्यादा एनालाइज़ करोगे तो एक फैक्टर वो भी निकल बट सकता इससे है। एग्ज़ैक्ट हार्ट पर क्या असर पड़ता है? अगर मैं मान लीजिए अगर मैं 4 घंटे सोई हूँ, तो उससे मेरे हार्ट पर क्या असर पड़ेगा? सी वो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। अगर स्लीप कम होता है तो उसका डेफ़िनेटली आपका जो मेटाबॉलिक फैक्टर मेटाबॉलिज़्म है हुँ, बॉडी हुँ, में, हुँ, वो डिरेंज होगा। हुँ, तो मेटाबॉलिज़्म क्या करता है कि आपका ग्लूकोज़ का यूटिलाइज़ेशन होता है, इंसुलिन का प्रॉपर यूज़ होता है, फिर बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल का जो पूरा होमियोस्टेसिस या मैकेनिज़्म चल रहा है वो होता है। ब्लड सर्कुलेशन का पूरा जो होता है वो होता है। ब्लड प्रेशर का जो भी रेगुलेशन, सर्कुलेशन का रेगुलेशन, धड़कन का रेगुलेशन, सब कुछ चलता रहता है। हुँ, तो उसका उस सब पे नेगेटिव इफ़ेक्ट रहेगा। तो ओवर द टाइम वो क्या करता है, आपका पूरा मेटाबॉलिज़्म जो है वो डिस्टर्ब करता रहेगा। उसकी हुँ, वजह से फिर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ द की टू हैव अ डायबिटीज़ ऑल्सो, टू हैव अ कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो, टू हैव अ ब्लड प्रेशर ऑल्सो, टू हैव अ हार्ट डिज़ीज़ ऑल्सो। हुँ, तो मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट जो होता है, दैट इज़ द की पॉइंट फॉर ओके। ऑल दिस डिसीज़। क्रॉनिक स्ट्रेस हर किसी का कंपेनियन बन गया है। सो इसका क्या रियल इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे chronic stress, I don't think so, not even a student can avoid that। मैंने मतलब चाइल्ड भी अवॉइड नहीं कर सकता है आजकल की कॉम्पिटिटिव लाइफ में। तो बिल्कुल। स्ट्रेस तो बहुत ही एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ बन गया है, लेकिन आपको देखना है हाउ यू मैनेज द स्ट्रेस, आप हुँ, उसको कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो क्रॉनिक स्ट्रेस से डेफिनेटली उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है हार्ट पे या ब्लड प्रेशर पे या डायबिटीज अनकंट्रोल हो जाना, स्ट्रोक होने के हुँ, चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सब रीजंस है, उसके पीछे स्ट्रेस हो सकता है। पर जिसको ऑलरेडी एक दो रिस्क फैक्टर होते हैं उसको स्ट्रेस ज़्यादा डेट्रीमेंटल, ज़्यादा हार्मफुल है। जैसे आप मान लो हुँ, कि डायबिटिक है तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ साइलेंटली ब्लॉकेज या होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू द हुँ, नॉर्मल पर्सन, नॉन डायबिटिक पर्सन। हुँ, सो ऐसी सिचुएशन में अगर उसको कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस या कुछ तो ऐसे बहुत हैवी स्ट्रेस आ गया तो उसका जो हिडन प्रॉब्लम है या हिडन ब्लॉकेज है दैट विल बी कम आउट एज ए हार्ट अटैक। ओके। सो यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। हुँ, 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 हुँ। ऑलरेडी देयर इज अ डिजीज या बट इट वाज अ हिडन, इट वाज अ एसिम्प्टोमेटिक, बट हुँ, स्ट्रेस कैन बी अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। हुँ, सो ऐसी सिचुएशन में अगर उसको बॉडी में स्ट्रेस, जैसे ये कोविड का एग्जांपल है ना, कोविड जैसे ऑलरेडी जो लोग अनहेल्दी थे ना उसकी बॉडी में कोविड आया तो कोविड ने वो अनमास्क किया, जो भी प्रॉब्लम चल रहा था उसको अनमास्क करके डिजीज को बाहर लाया। आफ्टर कोविड हमें क्या
हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है सबको, जिसको कोविड नहीं भी हुआ है, उनको भी क्या स्क्रीनिंग करनी चाहिए? यस, कोविड नहीं हुआ है ऐसा तो आई डोंट थिंक सो कोई बोल सकता है, बिकॉज कोविड वाज अ वर्ल्ड वाइड डिजीज। और ज़्यादातर लोगों को सिम्टम्स आए, कुछ लोगों को एसिम्टोमेटिक, मतलब कोविड आके चला गया, पता भी नहीं चला होगा। अच्छा, मतलब हम सबको आ गए हैं, हुआ है कोविड। ऑलमोस्ट। ओके। सो अगर आपको मान लो कि कोई बोलता है कि मुझे कोविड नहीं हुआ है, तो दैट डजंट मीन कि उसकी बॉडी में कोविड आके नहीं गया है। कहीं अच्छा, ना कहीं वो आके चला गया होगा, वो बट पता एसिम्टोमेटिक रहा नहीं होगा, चला। पता नहीं चला ओके। होगा, एक आध दिन सर्दी बुखार हुआ होगा, एक दिन हेडेक हुआ होगा और चला गया होगा। उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज रहेंगे। हम्म। सो कोविड तो लगभग ऑलमोस्ट सबको हो चुका है। सो कोविड के बाद जो लोग, जिनको एक्सट्रीम हुआ है उनका डेथ हुआ है। हाँ, जिसको एक्सट्रीम हुआ है और जिसका लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गए या कुछ और कॉम्प्लिकेशन हुआ है, उसका डेथ हुआ है। ओके। सो अदरवाइज एसिम्टोमेटिक कोविड तो सबको हुआ है, जैसे मुझे भी हुआ था, मुझे सिम्टम्स थे बट 2-3 दिन। अच्छा। तो कोविड सबको हो चुका है और सबकी बॉडी में शायद एंटीबॉडी हो सकते हैं अभी। तो हम्म। वो एक हर्ड इम्यूनिटी की वजह से ही कोविड गया है। और दूसरा रीज़न है वैक्सीनेशन ड्राइव। तो वैक्सीनेशन बहुत मास स्केल पे हुआ, तो एंटीबॉडीज, जो लोगों को एंटीबॉडी कम थे या जो लोगों को एंटीबॉडी नहीं पैदा हुए थे बॉडी में, उनको वैक्सीन ने डेवलप हो काम चुके करके हैं। कंप्लीट किया। इस तरह से कोविड चला गया। हम्म। अभी जो आजकल थोड़े बहुत केसेस है, वो बहुत ही कम पोटेंसी वाला केसेस है, जैसे नॉर्मल सर्दी खांसी करके चला जाता है। तो दैट बट इज अ क्या वेरिएंट। कोविड वापस आ रहा है, जो बोल रहे हैं कि वही कोविड। मैं बोल रहा हूँ कि जो कोविड वापस आ रहा है, दैट इज अनदर वेरिएंट ऑफ द कोविड वायरस। ओके। वायरस एक ऐसी चीज़ है कि वो इमीडिएटली अपना जेनेटिक्स बैकग्राउंड बदल देता है। तो आपने वैक्सीन बनाया, मान लो कि 3 टाइप के वायरल स्ट्रेन के अगेंस्ट में वैक्सीन बनाया, तो वो चौथा टाइप अपने आप बदल देगा। बट द थिंग इज कि जैसे जैसे पूरे समाज में या पूरी दुनिया में उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है, वैसे वैसे उसकी जो डैमेज करने की कैपेसिटी वायरस की होती है वो कम हो जाती है। उसको बोलते अच्छा, हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो तो हम हर्ड इम्यूनिटी, सबको चेकअप करना चाहिए एक बार तो। आइडियली वी हैव टू चेक, हम्म। बिकॉज मैंने जैसे रीज़न बताया कि हमारे जीन्स खराब है, हमारे अंदर बॉडी में हिडन प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, हमारी डाइटरी पैटर्न्स कंपेयर टू दी सो मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ज़्यादा अनहेल्दी डाइटरी पैटर्न है। सो हमारा एटमोसफियर ज़्यादा पॉल्यूटेड है, वी डोंट हैव अ क्लीन एयर ऑल्सो। सो मेनी फैक्टर्स है कि हमको ज़्यादा कॉशियस रहना है कंपेयर टू द वेस्टर्नर्स। यूरोपियंस के पास अच्छी हवा है, अच्छा खाना है, अच्छे लाइफस्टाइल है, कम स्ट्रेस है, उनका जॉब प्रोफाइल इतना स्ट्रेसफुल नहीं रहता है, दे डू रेगुलर एक्सरसाइजेस। सो दैट थिंग इज, वी हैव वन पॉजिटिव फैक्टर इज फैमिली लाइफ, that is also positive. We can say that that is advantageous to us compared to the Western. हमने क्रॉनिक स्ट्रेस के ऊपर बात किया। तो क्या बहुत ज़्यादा अगर कोई स्ट्रेस है या हार्ट ब्रेक हुआ है किसी भी रीज़न से, तो क्या ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम इज़ रियल? क्या इससे भी हार्ट अटैक हो सकता है? दिल टूटने से हार्ट अटैक हो सकता है? एक टर्म है दैट इज कॉल्ड टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी। वो, उसमें क्या होता है कि बॉडी में कोई भी फैक्टर की वजह से या कोई भी इवेंट की वजह से एकदम सडन एड्रेनालिन रश जब होता है, हम्म। एकदम एड्रेनालिन का रश बॉडी में एकदम बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, हैंडल करने की कैपेसिटी से, तब उसका नेगेटिव इफेक्ट हार्ट पे होता है ओके। और हार्ट एकदम से कमज़ोर होके कभी कभी स्टॉप हो जाता है। सो दैट इज उसको ले कॉल्ड, नहीं पाता। हाँ, हाँ। तो वो एड्रेनालिन रश बोलते हैं जिसको। हम्म। तो एड्रेनालिन रश की वजह से आप बोल सकते हो कि वो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम बोल सकते हैं। दूसरा है, मैंने बोला कि स्ट्रेस की वजह से जो हिडन प्रॉब्लम प्रेसिपिटेट होते हैं, जो ऑलरेडी अंदर से रोगिस्ट है बट कभी 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 चेकअप नहीं हुआ है, कभी सिम्टम्स नहीं आया है, बट बहुत से अंदर डिजीज भरे पड़े हैं, उनको अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस आ जाता है तो प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो दो चीज़ें अलग अलग है। क्या योगा, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, क्या ये प्रिवेंट करती है हार्ट डिजीज को? क्या हमें रियल में काम करती है, रिलीफ देती है हमारी बॉडी को? योगा, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो होती है वो एक्चुअली इट इज़ अ साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट यू कैन से, बट यहाँ पे स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच कैन प्रेसिपिटेट हार्ट डिजीज। जो स्ट्रेस की वजह से हार्ट डिजीज बढ़ने के चांसेस है, कहीं ना कहीं तो वो कोरिलेशन है। तो हमको डेफिनेटली बिलीव करना पड़ेगा कि योगा, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटी से स्ट्रेस कम होता है। बॉडी को सो रिलीफ मिलता है। सो अगर इनडायरेक्टली यू कैन से कि ये सब प्रैक्टिसेस करने से हार्ट डिजीज को रिलीफ मिलता है। ओके। सो दैट इज अ कोरिलेशन बट इनडायरेक्ट कोरिलेशन। सो बीच में स्ट्रेस आता है। अच्छा,
Stress is directly related to heart disease, and stress relief is directly related to yoga, meditation and spiritual activity. क्या ये मीथ है या फैक्ट है कि डार्क चॉकलेट से आर्टरीज को प्रोटेक्शन मिलता है? It is a myth. ओके। एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एंटीऑक्सीडेंट का. हम्म। सो बेसिकली व्हाट बेनिफिशियल टू द हार्ट इज एंटीऑक्सीडेंट. हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली जो इंटरनल स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, बिकॉज ऑफ बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म या प्रोसेस चलता है उसकी वजह से स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, या फिर एजिंग इफेक्ट बोल रहे हो. जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है. उसके अगेंस्ट में नेचर ने एक एंटीऑक्सीडेंट भी दिया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए. सो एंटीऑक्सीडेंट, आप अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात करोगे तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारी चीज़ों से मिलता है. जैसे स्लीप इज ए एंटीऑक्सीडेंट. आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट. आप अच्छा खाना खा रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट. नेचुरल फूड खा रहे हो, एंटीऑक्सीडेंट है. आप सोशलाइज कर रहे हो, हंस रहे हो, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट. आप बहुत खुले खुले दिल से हंस रहे हो फ्रेंड्स के साथ मिलके, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट. ये सब प्रोटेक्शन है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट है. ठीक है. जैसे मान लो कि आप जंगल में जाके बेरीज खा रहे हो, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट. सो डार्क चॉकलेट में फ्लेवेनॉइड या कुछ ऐसे, तो आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज, बट कुछ तो एंटीऑक्सीडेंट होता है. सो ये एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट लेने के लिए डार्क चॉकलेट को ओवर हाइप किया गया है. अच्छा। सो दैट इज द रीजन. एंड सेकंड थिंग इज शुगर कम रहता है. ज्यादा शुगर ज्यादा प्रॉब्लम. सो शुगर कम रहता है, इसलिए डार्क चॉकलेट में जो एंटीऑक्सीडेंट प्लस लेस शुगर, दैट इज अ बेनिफिशियल कंपेयर टू ज्यादा शुगर वाली चॉकलेट. अच्छा। सो इट इज अ रूल ऑफ रिलेटिविटी. अगर आप अच्छी तरह दोस्तों के साथ मिलके 1 घंटा हंस रहे हो, सो दैट इज मोर बेनिफिशियल देन द डार्क चॉकलेट. रेड वाइन को हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है कि इट्स गुड फॉर हेल्थ, तो क्या ये एक एक्सक्यूज है टू ड्रिंक, या सच में रेड वाइन इज गुड फॉर हेल्थ और गुड फॉर हार्ट? इसका मैं 2 तरह से आंसर देना चाहूँगा. रेड वाइन में डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट है, सो इट इज़ अ बेनिफिशियल इन अ वे ऑफ एंटीऑक्सीडेंट देता है. बट उसका साइड इफेक्ट ये है कि दैट इज़ अ प्रोसेस फूड अल्टीमेटली. तो प्रोसेस फूड हमेशा आपको नुकसान करता ही है बॉडी. सेकेंड थिंग इज कि कोई भी टाइप्स के लीकर होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ाता है. ट्राइग्लिसराइड नाम का कोलेस्ट्रॉल आता है. आजकल के लाइफस्टाइल में ट्राइग्लिसराइड इज द मेन कल्प्रिट फॉर हैविंग हार्ट डिजीज ऑल्सो. ओके। सो इट इज़ अ बायस्ड स्वॉर्ड यू कैन से. कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसमें एंटीऑक्सीडेंट है तो लिमिटेड अमाउंट में दैट इज गिव सम बेनिफिट ऑल्सो. बट मैंने जैसे बोला कि डार्क चॉकलेट की मैटर में कि एंटीऑक्सीडेंट तो हम कहीं पे भी ले सकते हैं. सो फॉर दैट यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ रेड वाइन. इट इज नॉट अ सॉल्यूशन. यू गॉट माय पॉइंट? या ऑफ कोर्स. इस एपिसोड को एंड करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन हम ये लेते हैं कि क्या हमें लाइफ लॉन्ग ये जो डायबिटीज़ का मेडिसिन है, ये सारे मेडिसिन हमें लेने चाहिए लाइफ लॉन्ग? डेफिनेटली लेना पड़ेगा, बिकॉज डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में कुछ हद तक घर कर गया है. और जैसे मान लो कि प्री डायबिटीज़ फेज है तो उसको हम लाइफस्टाइल से रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर फुल ब्लोन डायबिटीज स्टेज में आप आ गए हो तो दैट इज़ इरिवर्सिबली डैमेज हो चुका है, तो उसको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना ही पड़ता है. ब्लड प्रेशर का भी ऐसा ही है. प्री हाइपरटेंशन स्टेज को आप लाइफस्टाइल से थोड़ा कंट्रोल करके मेडिसिन से बाहर निकल सकते हो, लेकिन फुल ब्लोन ब्लड प्रेशर आ गया है या उसकी वजह से कहीं ना कहीं डैमेज चालू हो चुका है. जैसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है, बिकॉज वो सिम्टम्स खुद नहीं देते हैं, लेकिन जब दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर देते हैं तब सिम्टम्स बाहर आते हैं. करेक्ट. जैसे हार्ट को डैमेज हो गया, किडनीज को डैमेज हो गया, आंखों को डैमेज करता है, ब्रेन को डैमेज करता है. ये सब डैमेज हो जाता है तब सिम्टम्स बाहर आते हैं. तो जब डैमेज स्टार्ट हो जाता है देन यू कैन नॉट स्टॉप एनी मेडिसिन. हार्ट डिजीज का भी वैसा ही है. हार्ट डिजीज में जब कोलेस्ट्रॉल जमना बॉडी में चालू होता है, फैट डिपोजिशन चालू हो जाता है, या इंसुलिन रेजिस्टेंस या मेटाबॉलिक सिंड्रोम चालू हो जाता है, तब यू कैन रिवर्स दैट. वो रिवर्सिबल फेज है. लेकिन आप अगर फुल ब्लोन हार्ट डिजीज के साथ आते हो, जब रिवर्सिबल फेज में नहीं हो आप, तो उसको आप चाहे ट्रीटमेंट कितना भी अच्छा करवा लो, लेकिन वो कभी ना कहीं तो आपकी बॉडी में वो डिजीज परमानेंट है. सो आज सिम्टोमेटिक नहीं है, लेकिन आज के बाद 2 साल या 5 साल के बाद अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे तो वो फुल ब्लोन ज़्यादा डेंजरस अटैक करके वापस आएगा. सो ये सब मेडिसिन हमेशा लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है जब वो डिजीज़ फुल ब्लोन आपकी बॉडी में आ गया है.
आज की कन्वर्जेशन सच में आई ओपनिंग थी एंड अगर कोई इस एपिसोड को देख रहा है एंड सोच रहा है कि मैं तो यंग हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, सो व्हाट वुड यू टेल देम टू पॉसिबली सेव देयर लाइफ? मैंने एपिसोड में बीच बीच में बोला है कि यू हैव टू लिसन योर बॉडी, यू हैव टू लिसन योर सिम्टम्स, यू हैव टू लिसन योर रिस्क फैक्टर्स। आप कौन से रिस्क फैक्टर में है वो आपको जज करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली डैट, ये डरने वाली बात नहीं है। ये एपिसोड से ऐसा नहीं है कि सबको हार्ट अटैक आ जाएगा या सबको ये डिजीज़ आएगा, बट हमेशा मैं बोलता हूँ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ऑफ कोर्स। सो आपको आपकी बॉडी को, रिस्क फैक्टर को लिसन करना है और आपको अकॉर्डिंगली आपकी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। कि आप, अगर आपको डिजीज़ नहीं है, जैसे एक मीथ है कि पतले लोगों को हार्ट अटैक नहीं आता है, ठीक है, करेक्ट। हाँ। तो दैट इज कंप्लीट मीथ। जैसे हम 10 लोग हार्ट अटैक वाले देखते हैं, उसमें से 8 एकदम थिन लीन होते हैं, पतले होते हैं। सो पतले लोग क्या करते हैं, उसकी लाइफस्टाइल हमेशा बहुत अनहेल्दी रहती है, बिकॉज उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे तो कुछ हमें होने कुछ वाला नहीं नहीं है, होगा। मेरी बॉडी में फैट नहीं है। बट जो आप बाहर से देख रहे हो वो सबक्यूटेनियस फैट है। इंटरनल फैट ज़्यादा मैटर करती है, आपकी विसरल फैट ज़्यादा मैटर करती है। जो इंटरनल फैट है वही हार्मफुल होती है, बाहर की फैट ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती है। सो आपको वो सब ध्यान में रखना है कि आप पतले हैं तो आप एकदम से अनहेल्दी लाइफस्टाइल नहीं जी सकते, आपको भी डिजीज़ आ सकता है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हेल्दी है आप तो हेल्दी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। लेकिन उसके लिए आपको आपकी बॉडी, आपके सिम्टम्स, आपके रिस्क फैक्टर को सुनना होगा और अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेने होगा। ओके, थैंक Thank यू you. सो मच, थैंक यू। इस एपिसोड को एक बार अपने जिम पार्टनर, अपने ऑफिस बेस्टी या अपने फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करना। यू माइट बी लिटरली सेविंग अ लाइफ। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक और पावरफुल कन्वर्सेशन के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, योर माइंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली योर हार्ट। दिस इज रोजी signing off with love and good health. Jai Hind.